हेलो पीपल, वेलकम टू द यूपीएससी थिंग्स। ये चैनल यूपीएससी से रिलेटेड डाउट्स और जीएस के कुछ टफ टॉपिक से रिलेटेड डाउट्स को इजी एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक इन्फ्लेशन इंडाइसेस। ठीक है, प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इन्फ्लेशन इंडाइसेस क्या होता है? तो देखिए, इंडेक्स का ही प्लूरल फॉर्म इंडेक्स। ठीक है, तो इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स एक पर्टिकुलर नंबर होता है, ठीक है, जो कि मेज़र करता है। इट्स अ नंबर दैट मेज़र रिलेटिव चेंज। ठीक है, यानी रिलेटिव चेंज कितना आया किसी भी एक्टिविटी में, ठीक है, टाइम टू टाइम, यानी पर्टिकुलर टाइम के चेंज होने पर एक कमोडिटी, एक्टिविटी या किसी चीज़ के प्राइस वगैरह उसमें कितना चेंज आया, उसको मेज़र करता है इंडेक्स। ठीक है, ये सिर्फ कीवर्ड्स लिखे मैंने। ओके, सपोज़ इंडेक्सेस हो सकते हैं, कैसे स्टॉक मार्केट के इंडेक्स हो सकते हैं, जो क्या करेंगे, स्टॉक के अंदर मेज़र करेंगे कि कितना रिलेटिव चेंज आ रहा है टाइम टू टाइम, जैसे कि निफ्टी, ठीक है, सेंसेक्स ले लो। तो ये सारे क्या है? ये सारे भी इंडेक्स है जो कि मेज़र कर रहे हैं रिलेटिव चेंज को। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग चीज़ों के इंडेक्स हो सकते हैं, जैसे वेजेस के इंडेक्स, प्राइस के इंडेक्स। ठीक है, तो उसी प्रकार से इन्फ्लेशन को मेज़र करने के भी इंडेक्स होते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन यानी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन हर साल या जो भी टाइम पीरियड हम ले उसमें कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, और कैसे मेज़र होता है ये? तो इसके लिए कुछ नहीं किया जाता, एक बेस ईयर माना जाता है। ठीक है, बेस ईयर। ये बेस ईयर का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने रियल और नॉमिनल जीडीपी में भी देखा था। ठीक है, बेस ईयर असल में एक ऐसा ईयर रहता है जो कि थोड़ा स्टेबल रहता है। ठीक है, जहाँ पे मौसम वगैरह साफ़ हो, प्रोडक्शन जो रहता है, प्रोडक्शन भी ठीक ठाक होता है। ठीक है, और कोई कैलेमिटी नहीं आती उस समय, तो उस ईयर को हम लोग क्या मान लेते हैं? बेस ईयर मान लेते हैं कि भाई यहाँ सारी चीज़ें स्टेबल थी। और उसको क्या करते हैं? उसको 100 मार्क कर देते हैं, यानी भाई उस समय उस बेस ईयर में इन्फ्लेशन जितना भी था उसको हमने एक रिप्रेजेंटेटिव तौर पे 100 माना। ठीक है, मान लेते हैं कि 2010 एक बेस ईयर है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वहाँ का मैं इन्फ्लेशन मान लूँगा कि 100 है। अब मान लीजिए कि 2011 में 10% प्राइस राइज हुआ, तो ये इंडेक्स बढ़कर हो जाएगी 110। ठीक है, यानी ये एक रिप्रेजेंटेटिव नंबर है जो कि हमें एक अंदाज़ा दे रहा है कि कितना चेंज हो रहा है। 2012 में मान लीजिए कि 5% से प्राइजेस बढ़ रही है। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 115.5। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन्फ्लेशन मेज़र करते हैं और इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन इंडेक्स, ये जो नंबर्स चल रहे हैं। ठीक है, अब इंडेक्स जो रहती है वो प्राइस को मतलब एक कमोडिटी के प्राइस के लिए भी बनाई जा सकती है। जैसे कि मान लो मैं इंडेक्स बना दूँ पर्टिकुलर किसी एक कमोडिटी, जैसे कि कुछ भी ले लेते हैं, स्टील, सिर्फ स्टील के लिए प्राइस बना दूँ कि स्टील में साल भर में जो भी चेंज हो रहा हो वो बताऊँ। या फिर मैं एक पूरा बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ लूँ और उसकी प्राइस भी बता सकता हूँ। ठीक है, बास्केट ऑफ कमोडिटी कैसे? तो मैं एवरेज वेटेड या वेटेड एवरेज जो होता है वो निकालूंगा, वेटेड एवरेज प्राइस सारी उसका। ठीक है, और फिर उसको कंपेयर करते रहूँगा ईयर बाय ईयर कि कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, यानी इंडेक्स पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए भी हो सकती है और ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट के लिए भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो इंडिया में अलग अलग तरीके की इंडाइसेस होती है। सबसे पहली इंडाइस जो होती है वो होती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई। सीपीआई, ठीक है, ये क्या करती है? तो ये रिटेल मार्केट में जो कंज्यूमर, अल्टीमेट कंज्यूमर जो है, वो जो प्राइस पे कर रहा है, ठीक है, अल्टीमेट कंज्यूमर, इसको जो प्राइस पे करनी पड़ रही है उन प्राइजेस में कितना चेंज आ रहा उसको मेज़र करेगा। ठीक है, तो रिटेल मार्केट में अल्टीमेट कंज्यूमर जो पे करता है उसके अंदर चेंज बताता सीपीआई। ठीक है, अब देखिए कंज्यूमर अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि कोई वर्कर्स ले लीजिए, इनकी कुछ डिमांड अलग रहेगी। ठीक है, मिडिल क्लास लोग ले लीजिए, उनकी अलग रहेगी। फार्मर्स ले लीजिए, उनकी डिमांड अलग रहेगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे सीपीआई को भी अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। कैसे? तो जैसे कि एक होती सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, यानी कि इस इंडेक्स में हम वो सारे कमोडिटीज़ इकट्ठे एक बास्केट बनाते हैं। सीपीआई को एक इंडेक्स है जो कि एवरेज वेट लेगी
हाँ, एक बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ का और उनके अंदर प्राइस राइज देखेगी। तो इंडस्ट्रियल वर्कर में हम वो सारे प्रोडक्ट लेंगे जो इंडस्ट्रियल वर्कर को पर्टिकुलर काम में आते हो, ठीक है। उन प्रोडक्ट को इस बास्केट में रखेंगे, उनका वेटेड एवरेज लेंगे और उसमें जो भी चेंज हो रहा वो मेज़र करेगी सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, ठीक है। उसके बाद होती है सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर, ठीक है, एग्रो लेबर। ये क्या करेगी, तो ये भी एक बास्केट बनाएगी जिसके अंदर एग्रीकल्चर लेबर को जो भी प्रोडक्ट लगते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर लेबर को क्या क्या लग सकता है, ठीक है, तो सीड्स लग सकती है, फर्टिलाइज़र्स वगैरह लग सकते हैं, ये सब। और इसको क्या करेगी, मेज़र कर लेगी और साल दर साल बताती रहेगी, ठीक है। और एक होती है सीपीआई रूरल लेबरर, ठीक है, ये लेबरर है। ये क्या करेगी, तो रूरल एरिया में यानी गांव में जो चीज़ें मोस्टली डिमांड होती है उनकी एक बास्केट बनाई जाएगी और वो मेज़र होगी। तो ये 3 प्रकार की सीपीआई इंडेक्स है जो हमारे इंडिया में चलती है। इनको लाता कौन है, तो ये जो तीनों सीपीआई मैंने आपको अभी तक बताई ये लेबर ब्यूरो लाती है, ठीक है। लेबर ब्यूरो किसके अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। अब देखिए एक चीज़ आपने देखी, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई एग्रीकल्चर वर्कर और सीपीआई रूरल लेबरर, ये 3 अलग अलग सेगमेंट की सीपीआई है, ठीक है। लेकिन क्या इसी प्रकार के लोग हमारे यहाँ रहते हैं, यानी कोई और क्लासिफिकेशन नहीं है क्या, बिल्कुल है। तो फिर क्या करें, तो फिर कुछ सीपीआई होती है जो पूरे ओवरऑल इंडिया को दर्शाने के लिए होती है, जैसे कि एक होती सीपीआई रूरल। इससे पहले जो देखी ना वो रूरल लेबरर्स थी, ठीक है, यानी गांव में काम कर रहे लेबरर के लिए। अब जो हम देखने वाले हैं ये है सीपीआई रूरल, यानी पूरे ग्रामीण इलाके के लिए, ठीक है। इसमें भी वही पूरे गांव जो है वहाँ क्या बेसिक चीज़ें जो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहती है उसकी बास्केट लेके मेज़र कर लेंगे। एक होती है सीपीआई अर्बन, इसमें भी शहर में डिमांड क्या क्या चीज़ों की होती है उसको मेज़र कर लेंगे, ठीक है। और सबसे आखिरी में आती सीपीआई कंबाइंड, ये ओवरऑल लगभग इंडिया के ही प्रोडक्ट्स ले लेगी, ठीक है, अर्बन रूरल सब मिला के, ठीक है, और उनको मेज़र करके बता देगी। तो अगर हमें ओवरऑल इंडिया का इन्फ्लेशन जानना है तो सीपीआई कंबाइंड जो है वो एक नेशनल लेवल पे हमें चीज़ दे देगी। अब अगर हम बात करें बेस ईयर क्या होता है, तो इन लोगों के लिए अभी जो बेस ईयर चल रहा है वो चल रहा है 2011-12, ठीक है। ये ऊपर जो 3 बताए इसका, और इनको पब्लिश करने वाली जो वो है एनएसओ, ठीक है, स्टैटिक्स मिनिस्ट्री के अंदर जो आती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स, ठीक है। तो इससे पहले वाली जो हमने देखी ये पब्लिश कर रहा था लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ठीक है। और ये वाली कौन कर रहा है, एनएसओ। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। सीपीआई के अंदर हमने 6 देख ली, 6 में से 3 जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की है और ये जो 3 है वो किसकी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स। इस मिनिस्ट्री के अंदर एनएसओ आता है, ठीक है। अब कुछ लोगों को एनएसएसओ और सीएसओ और एनएसओ में कंफ्यूजन होता है। तो एनएसएसओ और सीएसओ ये 2 बॉडीज़ थी जो पहले काम करती थी, इन दोनों को मर्ज करके एनएसओ बना दिया गया है। तो अब सिर्फ एनएसओ है। अगर कहीं पर सीएसओ लिखा हुआ मिलता है तो पुरानी बुक है, उसमें पुराना वो डेटा हुआ है। अब सीपीआई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो यूपीएससी प्रीलिम्स में आती रहती कि जो सीपीआई कंबाइंड है, जिसका मैं बोल रहा था कि ये ओवरऑल पूरे नेशन का इन्फ्लेशन इंडेक्स है, तो इसमें पूछ लेता कई बार यूपीएससी कि इसमें सबसे ज़्यादा वेट किसका है। तो सबसे ज़्यादा जो वेट है वो है फूड एंड बेवरेजेस का, ठीक है, यानी खाद्य पदार्थ जो है वो 45.8% जो है इसके अंदर सीपीआई कंबाइंड में उनका ही वेटेज है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने वो बास्केट बनाई थी उसमें ऑलमोस्ट 48, उसमें 45% सिर्फ खाने के सामान थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर खाने के सेक्टर में या फूड सेक्टर में इन्फ्लेशन आता है तो हमारे देश के इन्फ्लेशन में अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। एक चीज़ ये कि जो सीपीआई है वो इंक्लूड करता है इम्पैक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए मैंने पहले ही बोला कि सीपीआई रिटेल मार्केट, यानी हम लोग जो मार्केट में जाके ख़रीदते हैं सामान, ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, होलसेल
और रिटेल। होलसेल में वो जो ट्रेडर्स होते हैं वो खरीदते, रिटेल में हम लोग। तो रिटेल मार्केट का जो इन्फ्लेशन है वो कैलकुलेट कर रहा है। अब रिटेल मार्केट मतलब क्या? रिटेल मार्केट मतलब वो जहाँ पे वो जो कमोडिटी आई है उस पर लिखा हुआ रहेगा मैक्सिमम रिटेल प्राइस इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस। अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा हो तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी रहती कि एमआरपी, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस। तो ये जो टैक्सेस हैं जो हमें पे करना पड़ रहा है इन्हें इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स ही रिटेल मार्केट में हम पे करते हैं। तो इस कारण उसने बोल दिया कि सीपीआई जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस को मेज़र करती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है गवर्नमेंट अगर इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा देगी तो रिटेल मार्केट के अंदर क्या होगा, इनके प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ जाएगी, और वही तो सीपीआई मेज़र कर रही है, ठीक है। तो ये एक इनडायरेक्ट कनेक्शन था जो कि इसलिए बताया गया क्योंकि यूपीएससी में सवाल कैसा भी आ जाता है, ठीक है। कई बार वो बहुत ही इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, ओके। फूड एंड बेवरेजेस का प्राइस जो कि 45.8% है, इससे इन्फ्लेशन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। हम लोग दो प्रकार के इन्फ्लेशन आगे जाके देखेंगे, एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन और एक होता है कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन जिसमें हम लोग फूड प्लस फ्यूल ये दो के प्राइस भी ऐड करते हैं, यानी सीपीआई के अंदर ये चीज़ें भी होती है, ठीक है। इनके प्रोडक्ट्स जैसे इंडस्ट्रियल वर्कर है तो भाई वो फ्यूल भी डिमांड कर रहा होगा, तो ये सारी चीज़ें सीपीआई में होती है, हम कैलकुलेट करते हैं ओवरऑल, तो उसको बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्यों? क्योंकि ये इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे बदलते रहता है, क्योंकि ये फूड और फ्यूल के प्राइस बहुत चेंज होते हैं, और आपने देखा कि फूड अगर 45% है किसी इंडेक्स का तो उसके प्राइस में छोटा सा चेंज बहुत ही मेजर इम्पैक्ट करेगा। अगर हमें कोर इन्फ्लेशन निकालना होता है तो कोर इन्फ्लेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओवरऑल जितनी हमने गुड्स देखे उसमें से हम माइनस कर देंगे फूड और माइनस कर देंगे फ्यूल। यानी अगर आपको आता है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन में क्या अंतर है, तो जो कोर इन्फ्लेशन होता है उसमें फूड और फ्यूल को काउंट नहीं करते, क्योंकि ये बहुत ही रैपिड चेंज होते हैं, हर दिन चेंज हो रहे लगभग, ठीक है। तो ये असली एक पिक्चर नहीं दे पाते। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हम लोग कोर इन्फ्लेशन निकालते हैं जिसमें ये दो चीज़ों को हटा देते हैं, ओके। अब इसी से रिलेटेड एक और होती है, ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं होता, वो है कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, ठीक है। ये जो है ये ओवरऑल चेंज फूड आइटम्स में कितना हुआ, यानी ये पर्टिकुलर फूड आइटम्स को लेती है कि उसके रिटेल प्राइस में कितना चेंज हुआ, ठीक है। और हाँ, ये मंथली निकलती है, ठीक है, ऑल इंडिया बेसिस पे, रूरल अर्बन सब कंबाइन। और ये जो अभी मैंने बताई ये इंडेक्सेस जो ये भी मंथली निकलती, ठीक है। यानी ये जितनी भी सीपीआई अपन ने देखी अभी ये भी मंथली थी, और ये जो इधर देखी ये भी मंथली थी, ठीक है। ये सारी मंथली इंडेक्सेस है, इंडाइसेस, ओके। तो हमने सीपीआई कंबाइन देख लिया, सीपीआई के पूरे 6 प्रकार देख लिए, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स भी देख लिया। ये जितना भी हम कंज्यूमर 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 यानी सी कर रहे थे ये सब रिटेल लेवल पे था, ठीक है। अब हम बात करेंगे होलसेल लेवल की, ठीक है, कि होलसेल लेवल पे क्या होता है। तो होलसेल लेवल के लिए जो इंडेक्स है उसे कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। ये क्या मेज़र करता है, तो ये भी एक बास्केट बनाएगा गुड्स का, लेकिन ये वो गुड्स होंगे जो कि बल्क में ट्रेड किए जाते हैं, ठीक है। होलसेल मार्केट का मतलब वही होता है जहाँ पे बल्क में चीज़ें मिले, ठीक है। यानी आप जाके वहाँ पे कोई पर्टिकुलर एक सामान नहीं खरीदते हैं, वहाँ पे पूरा एक बंच ऑफ जो गुड्स है वो खरीदा जाता है, ठीक है। ये कौन लेके आता है डब्ल्यूपीआई, तो ये मंथली आती है सबसे पहली बात, और ये लेके आती है मतलब ये आती है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है, एंड इंटरनल ट्रेड, यानी कि DPIIT ये डिपार्टमेंट है। मिनिस्ट्री कौन सी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री,
यानी कि इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफिस किसके अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑन इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT किसके अंदर, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर इंडस्ट्री। ठीक है, ये हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल होता है, पहले होती है मिनिस्ट्री, उसके अंदर डिपार्टमेंट, उसके अंदर ऑफिस। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर ऑफिस लेके आती है और ये प्रीलिम्स में 2-3 बार आ चुका है। ठीक है, कि ये होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन लाता है, CPI एग्रीकल्चर लेबरर कौन लाता है, CPI अर्बन कंबाइंड कौन लाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद होना चाहिए, ये सारी मंथली आती है। अब CPI जो है वो रिटेल मार्केट में देख रहा था, यानी कंज्यूमर क्या पे कर रहा है, तो यहाँ पर जो है ये मंडी या फैक्ट्री लेवल जो होती है उस पर हम क्या पे करते हैं, यानी एक पर्टिकुलर जो ट्रेडर है वो कितना पे कर रहा है फैक्ट्री लेवल पे। ठीक है, तो WPI ये देखता है। तो अब देखते हैं कि WPI और जो CPI है उसमें चेंजेस कैसे आते होंगे। यानी मान लीजिए WPI पे ट्रेडर ने कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, 50 रुपीज़ के हिसाब से, तो CPI में वही चीज़ 60 या 65 क्यों बिकेगी। ठीक है, तो इसके पीछे कारण ये रहता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। उसके बाद हमने देखा था फैक्टर प्राइस और मार्केट प्राइस में अंतर, तब बताया था कि जब चीज़ बिकने निकलती है तो उस पर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं जो कि अल्टीमेट कंज्यूमर पे करेगा। ठीक है, उसके बाद अब ये इतना मेहनत कर रहा है तो ये अपना भी कुछ मार्जिन देखेगा। तो ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इनडायरेक्ट टैक्स, रिटेल मार्जिन, ये सब ऐड करके ये CPI में प्राइस बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कंज्यूमर को ही ये सारी चीज़ें पे करनी पड़ती है। ठीक है, अब देखिए WPI जो होता है वो 3 भागों में होता है, 3 ग्रुप्स होते हैं इसके। ठीक है, कौन कौन से, तो वो होते हैं प्राइमरी आर्टिकल। ठीक है, प्राइमरी आर्टिकल में आ जाएगा आपका एग्रीकल्चर की जितनी कमोडिटीज़ है वो, और मिनरल्स। ठीक है, एग्री कमोडिटीज़ का मतलब होता है क्रॉप्स वगैरह ये वो, तो इनका जो वेटेज है वो है 22.6%। ठीक है, दूसरा ग्रुप है फ्यूल एंड पावर। ठीक है, फ्यूल एंड पावर से रिलेटेड जितनी चीज़ें, इनका जो वेटेज है वो 13.15%। और जो सबसे आखिरी है वो है मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। ओके, इसका जो वेटेज है वो है 64.23। तो ये 3 भागों में WPI बटी होती है। ठीक है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट मिला के 697 आइटम्स रखे होते हैं। ठीक है, जिनकी प्राइजेस का वेटेड एवरेज ये हर महीने कैलकुलेट करके हमें बताती है। ठीक है, और हाँ, इसके अंदर ये जो वेट असाइन होते हैं, ठीक है, ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्लस जो इंपोर्ट आ रहा है, ठीक है, उसमें भी। ठीक है, जिसे नेट ट्रेड वैल्यू कहते हैं, यानी कि WPI में हम जो वैल्यू लेते हैं किसी भी सामान की, वो लेते हैं नेट ट्रेड वैल्यू। तो ये क्या होता है, ये होता है कि इसमें हम लोग डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना हो रहा है उस चीज़ का, प्लस में नेट इंपोर्ट कितना हो रहा है, यानी कितना हम वो चीज़ को मंगा रहे हैं और कितना वो चीज़ को बाहर बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 चीज़ों को हम पहले देखेंगे और उस हिसाब से जो वैल्यू निकलेगी उसे कहेंगे नेट ट्रेड वैल्यू, और उसी वैल्यू को हम WPI में काउंट करेंगे। ठीक है, इसका जो बेस ईयर रहता है वो क्या बोलते हैं, अभी प्रेजेंटली चल रहा है 2011-12। ठीक है, अब यहाँ पे फूड प्राइस जो आएगी वो, उसका इंडेक्स कितना, यानी WPI में ओवरऑल फूड आर्टिकल्स का कितना वो है। ओके, सो इसके अंदर हम अगर देखें कि फूड आर्टिकल्स जो है, फूड आर्टिकल्स उनका वेट कितना है, तो उनका वेट है 24.4%। ठीक है, CPI में ये वेट कितना था, 45%, सबसे ज़्यादा वेट इनका ही था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है GDP डिफ्लेटर। ठीक है, तो GDP डिफ्लेटर के लिए एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि एक केस है जिसमें 2012 में इंडिया के अंदर वीट जो है, गेहूँ, वो हो रहा है कितना, 10 kg, और उस समय जो प्राइस चल रही है वो चल रही 10। ठीक है, 2013 की बात करते हैं,
उसमें जो प्रोडक्शन है वो 11 kg हो जाता है और प्राइजेस हो जाती 10.5। ठीक है, अगर मेरे को इन्फ्लेशन नापना है कि ये यहाँ से यहाँ कितना इन्फ्लेशन हुआ, ठीक है, तो क्या करूँगा, मैं ये देखूँगा कि भाई इन्फ्लेशन जो है 10 रुपये से बढ़ कर प्राइस कितनी होगी 10.5, यानी कि कितना हुआ 5% का इन्फ्लेशन हुआ। ठीक है, लेकिन इसको काउंट करने का एक और तरीका भी होता है, वो क्या होता है, तो देखिए मैं नॉमिनल जीडीपी लूँगा। नॉमिनल जीडीपी क्या होगी, कब की ले रहा हूँ मैं, 2013 की। तो नॉमिनल जीडीपी मैंने बताया था क्या होती है, करंट प्राइजेस पे हम लोग चीज़ों को नापते हैं। तो करंट प्राइजेस के हिसाब से 11 किलो गेहूँ होंगे, 10.5 का भाव चल रहा है, सो 115.5, ठीक है, रुपीज़। ये जीडीपी आ गई नॉमिनल। लेकिन अगर मैं रियल जीडीपी लूँ 2013 की ही, तो वो क्या होगी, वो होगी प्राइस में बेस ईयर यानी कि 2012 का रखूँगा और यहाँ पे वो हो जाएगी 110 रुपीज़। ठीक है, अब जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, तो जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है, ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर ये होता है नॉमिनल अपॉन में रियल। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी कितनी थी 115.5 अपॉन में 110। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर मैं थोड़ा और सिंपली सॉल्व करूँ तो 1.05 अपॉन में 1, यानी ये क्या था, ये हमें चेंज इन प्राइस बताता है जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, कि 1 रुपये से प्राइस बढ़कर 1 रुपये 5 पैसा हो गई। इसका मतलब जो प्राइसेस है या इन्फ्लेशन है वो 5% से बढ़ा। ठीक है, तो मैंने कैसे निकाल लिया, जीडीपी डिफ्लेटर की मदद से निकाल लिया। ठीक है, ऊपर नॉमिनल जीडीपी नीचे रियल जीडीपी, जब काउंट करी तो देखा कि 1 रुपये से बढ़कर 1 रुपये 5 पैसा हो गया, यानी कि 5% इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, इसी को कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर कौन काउंट करता है, ये हमारा टॉपिक था। ठीक है, मैन इसको एनएसओ लाती है। ठीक, और ये क्वार्टरली आता है, याद रखना। जो हमने ऊपर इससे पहले वाले लेक्चर्स में जीडीपी वगैरह पढ़ी, उसको भी एनएसओ निकालती है और वो भी क्वार्टरली यानी 3 महीने में आता है, 3 मंथ साइकिल। ठीक है, जिस इससे पहले हमने डब्ल्यूपीआई वगैरह देखी, सीपीआई देखी, वो सब मंथली है। ओके, प्रीलिम्स के लिए सबसे स्पेसिफिक चीज़ वो है कुछ डिफरेंस इन सीपीआई, डब्ल्यूपीआई एंड जीडीपी डिफ्लेटर। होलसेल जो डब्ल्यूपीआई हमने देखी उसमें एक चीज़ नहीं होती, वो है सर्विसेज। यानी कि जो डब्ल्यूपीआई का मैं बास्केट बनाऊंगा उसमें सिर्फ गुड्स रहेंगे। ठीक है, इसमें सर्विस नहीं रहेगी। सर्विस बोले तो ये जो भी रिलायंस वगैरह, जियो वगैरह है, अमेज़न हो गया, ये सब सर्विसेज है। ठीक है, तो सर्विसेज काउंट नहीं होती डब्ल्यूपीआई में। हो सकता है ऐसा एग्जांपल देते कि डब्ल्यूपीआई जो है उसके इंक्रीज़ होने से सर्विसेज की प्राइस इंक्रीज़ होती है, तो हम कहेंगे नो, क्योंकि डब्ल्यूपीआई तो सर्विसेज के बारे में कुछ कहता ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो बाकी दो बचे, बाकी दो यानी सीपीआई और जीडीपी डिफ्लेटर। अब सीपीआई यानी कंज्यूमर, तो कंज्यूमर तो सर्विस भी कंज्यूम करता है, और जीडीपी में तो हम ओवरऑल प्रोडक्शन काउंट करते हैं, तो इसके अंदर सर्विसेज होती है। ठीक है, इसके अंदर सर्विसेज होती है। उसके बाद देखें जो रिटेल प्राइस था यानी सीपीआई, ठीक है, उसके अंदर कुछ आइटम्स नहीं होते, जैसे कि इनपुट्स, इंटरमीडियरी गुड्स। याद करिए फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था इंटरमीडियरी गुड्स क्या होता है, तो वो यहाँ काउंट नहीं होते। ठीक है, कैपिटल गुड्स वो भी काउंट नहीं होते, क्यों, क्योंकि कंज्यूमर कैपिटल गुड्स नहीं खरीदता। ठीक है, कैपिटल गुड्स कोई भी फैक्ट्री वगैरह खरीदेगी, उससे चीज़ बनाएगी और वो कंज्यूमर खरीदेगा, तो ये सारी चीज़ें सीपीआई में काउंट नहीं होती। ठीक है, इनपुट गुड्स भी वही होते हैं इंटरमीडियरी, जो कि फैक्ट्री ने बनाने के लिए काम में लिए। दूसरा, सीपीआई और जो डब्ल्यूपीआई है इसके अंदर हम लोग डोमेस्टिक के साथ साथ इम्पोर्टेड जो चीज़ें हैं वो भी काउंट करते हैं, यानी जो हमने बाहर से मंगाई। लेकिन जब मैं बात करूँगा जीडीपी डिफ्लेटर की, ठीक है, क्योंकि हमारी जीडीपी की डेफिनेशन क्या थी, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, तो यहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेड प्रोडक्ट नहीं काउंट करते। नेक्स्ट जो रहता है वो रहता है कि जो वेटेज है
यानी जो वेट्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे कहाँ पे, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में। ठीक है, कब तक, जब तक कि बेस ईयर जो है, ठीक है, बेस ईयर वो अनचेंज रहता है। तो यानी जब तक वो अनचेंज रहेगा तो इनकी प्राइसेस भी कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब यही हुआ कि जो वेटेज होते हैं वो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई इंडेक्स में चेंज कब तक नहीं होंगे, जब तक बेस ईयर चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं बेस ईयर 2010 मान के चल रहा हूँ और उसके हिसाब से 11, 12, 13 मैं प्राइस को कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, तो प्राइस के अंदर जो कंपैरिजन है वो इसके बेसिस पे हो रहा है, तो क्या वो चीज़ें ज़्यादा चेंज होगी, नहीं। ठीक है, लेकिन जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो 11 में कितना प्रोडक्शन हुआ, 12 में कितना हुआ, 13 में कितना हुआ, 14 में कितना हुआ, इन पर डिपेंड कर रहा है। इसलिए जीडीपी डिफ्लेटर हर साल के प्रोडक्शन पे चेंज हो जाएगा, लेकिन सीपीआई और डब्ल्यूपीआई नहीं होते, बिकॉज जो बेस ईयर है वो अनचेंज्ड है। थैंक यू ऑल।